નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા ગંટી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર આપણે ખાસ જે ચર્ચા કરવાના છે એ છે કે યુએસ, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વોરને કારણે ઇક્વિટી માર્કેટ હોય, ગોલ્ડ સિલ્વર હોય, ક્રૂડ કે ગેસ જેવી કમોડિટી હોય, તમામ ઉપર અસર થઈ રહી છે. એલપીજી ગેસ અને ક્રૂડની સપ્લાયમાં મોટા વિક્ષેપો ઊભા થયા છે અને જેને કારણે એની સાથે સંકળાયેલી વિવિધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર પણ અસર થઈ રહી છે. જેમ કે સિરામિક અને ટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી લગભગ થંભી ગઈ છે. મોરબીની ફેક્ટરીઓ બંધ થઈ ચૂકી છે. ટાઇલ્સ અને સિરેમિક પ્રોડક્ટ્સની સપ્લાયમાં પણ વિક્ષેપ ઊભો થઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે આ તમામ વસ્તુઓ કન્સ્ટ્રક્શનની સાથે સીધી જોડાયેલી વસ્તુઓ છે. તો એલપીજીની અછતની રિયલ એસ્ટેટ પર શું અસર છે? બાંધકામ ઉપર કેટલી અસર? યુદ્ધ લાંબુ ચાલ્યું અને વિક્ષેપ લંબાયો તો કેવી સ્થિતિ માટે રિયલ એસ્ટેટ માટે ઉદ્ભવી શકે છે? એ તમામ અંગે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું અને આ ખાસ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે આપણા દેશના રિયલ એસ્ટેટના दिग्गजों एक एवं गैरा डेवलपमेंट्सना एमडी रोहित गैरा. रोहित जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. और ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन हम कर रहे हैं क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं जो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ चुकी है वो अभी तक हम कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं. क्रूड के भाव क्रूड की कीमतें हमने देख ली, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. रियल एस्टेट में इसका भी इम्पैक्ट होगा, पर एलपीजी का जो शॉर्टेज हो रहा है ये भी रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करेगा. तो आपसे ये समझना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जो एलपीजी शॉर्टेज है वो रियल एस्टेट को कहाँ कैसे इफेक्ट कर सकती है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है. रियल एस्टेट में इसका बहुत फर्क पड़ रहा, ऑलरेडी पड़ने लग चुका है. आप एलपीजी की अगर बात करें तो एक तो जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां गैस या एलपीजी का इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कहा मोरबी में, वहां सब टाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सब अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है. तो जहां भी मैन्युफैक्चरिंग में एलपीजी का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां प्रॉब्लम बहुत ही है. एक और जो इंटरेस्टिंग बात है जो लोगों को शायद पता नहीं हो कि हमारे जो लेबर कैंप्स हैं वहां हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रहते हैं उनके खाने का इंतजाम, जो कुकिंग होता है वो एलपीजी से होता है. और ये जो क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लेबर कैंप है तो इट इज कंसिडर्ड एज कमर्शियल सप्लाई. तो इनका प्रायोरिटी एकदम फोर्थ लेवल पे उनका एलपीजी का सप्लाई का प्रायोरिटी है. सो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, फॉर देम द फूड इज बिकमिंग डिफिकल्ट. वी आर मेकिंग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स. पर अगर आप कोल देखें या लकड़ी देखें तो उनके भी दाम बढ़ चुके हैं. और इसके वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, स्किल्ड वर्कर जो है, वो अपने गांव वापस जाना शुरू किया है उन्होंने. एंड दैट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न. જી, તો આપણે અહીં આગળથી જે ખાસ અહીં આગળથી વાત કરી રહ્યા છે કે આ ક્રાઇસિસની અસર જે છે એ એલપીજી ક્રાઇસિસની અસર અહીં આગળથી ટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી પર તો થઈ રહી છે, પણ લેબર ક્રાઇસિસ અહીં આગળથી થઈ રહી છે. કારણ કે અહીં આગળથી જે આપણે વાત કરી ખાસ કરીને એમને માટે જે ગેસની સપ્લાય છે તે અહીં આગળથી ઇફેક્ટ થઈ રહી છે કારણ કે कमर्शियल सप्लाई हेठળ આવે છે. रोहित जी, तो आपसे आगे मैं ये समझना चाहूँगी कि जो ये गैस की सप्लाई का इम्पैक्ट आपके जो लेबर कैंप है उसके ऊपर आता हुआ हम देख रहे हैं. तो जैसे कि आप समझा रहे थे कि ऑल्टरनेटिव भी उतने आसान नहीं है. तो क्या लेबर अब रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं तो लेबर की कमी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, डिले हो रही है, क्या स्थिति बन रही है अगर ये लेबर की हम बात करें तो? देखिए, लेबर का डबल इफेक्ट है. एक तो अगर उनके कुकिंग के लिए मुश्किल है तो वो पसंद करेंगे कि वो वापस घर लौट जाए. दूसरी बात जो है, अगर आप टाइल देख लीजिए. अगर टाइलिंग का काम टाइल ना होने के वजह से टाइलिंग का काम रुक जाता है तो वो जो टाइलिंग मेसन्स है उनका रोजगार कहां से आएगा? तो वहां फिर दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि उन्हें फिर वो कहते हैं कि पैसे नहीं आ रहे हमें. अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइल लगाने से उनको पैसे मिलते हैं, तो अगर उन्होंने काम नहीं किया टाइल के वजह से तो उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी. तो फिर वो वापस घर लौट जाएंगे.
तो ये दोनों कारण के वजह से स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो उनका घर लौटना शुरू हुआ है। ઓકે, તો વર્કર્સ જે છે એ ઘરે પાછા જઈ રહ્યા છે. અહીંયા આગળથી ટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીના વર્કર છે એમને કામ નથી મળી રહ્યું, કારણ કે આપણે આગળ આની પણ ચર્ચા કરીશું કે મોરબી જેવી જે મોટી ટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ અહીંયા આગળથી બંધ થતી આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને જે આપણે અહીંયા આગળથી એક મોટો પોઈન્ટની વાત કરી કે એલપીજી ગેસની સપ્લાયને કારણે પણ એક એમના જે લેબર કેમ્પ છે ત્યાં આગળ ગેસની સપ્લાય અને એમનું જે રોજબરોજનું જમવાનું છે એની વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં પણ એક સમસ્યા થઈ रही है. रोहित सर, अब आगे आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगी कि ये एक तो जो मोरबी की हम बात कर रहे हैं वहाँ की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है. CNBC बाजार, हम गुजराती चैनल है तो इस पे हमने एक खास स्टोरी भी की थी कि किस तरीके से यहाँ पे बंद होती जा रही है और दिक्कतें वहाँ पे युद्ध के शुरू में ही बढ़ गई है. अब ये सप्लाई मोरबी का एक इंडस्ट्री बंद होना, क्या वो सिर्फ गुजरात को इम्पैक्ट कर रहा है, पैन इंडिया के रियल एस्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है? और अगर टाइल्स की सप्लाई नहीं आएगी तो ये क्या फाइनल स्टेज के प्रोजेक्ट को डिले कर देगा? किस तरीके का इसका इम्पैक्ट होगा, इन डिटेल अगर हम इसकी चर्चा करना चाहें? देखिए, मोरबी से 70% देश की जो टाइल्स है मोरबी से आती है। तो एक तो अगर टाइल और टाइल सिर्फ एक ही मटेरियल नहीं है जिस पे इंपैक्ट हुआ है। अगर आप देखें प्राइस का जो इंपैक्ट है, जो जो मटेरियल्स हैं जहां क्रूड का कंपोनेंट ज्यादा है, जैसे आप देखें कि वाटरप्रूफिंग के मटेरियल्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल केबल देखें तो उसका जो इंसुलेशन का मटेरियल है उस सब में क्रूड का इज एन इनपुट सोर्स। अगर आप देखें खिड़कियों के लिए जो हम पाउडर कोटिंग करते हैं उसके लिए एलपीजी का जरूरत है, तो वहां इंपैक्ट है। स्टील का जो कॉस्ट है, बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट ऑफ ऑयल, स्टील के दाम बढ़ने लगे हैं। तो इसका इंपैक्ट जो है सिर्फ मोरबी पे और टाइल्स के वजह से नहीं, अलग मटेरियल के वजह से और इन्फ्लेशन के वजह से भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बहुत इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। और इसका अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म के लिए चला तो इसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा लॉन्ग टर्म में। ઓકે, તો આ કયા સ્ટેજીસ ઉપર અહીંયા આગળથી ખાસ કરીને અસર થઈ શકે છે? કયા કયા મટીરિયલ્સ અહીંયા આગળથી વપરાતા હોય છે જેને માટે ક્રૂડ જરૂરી છે, એલપીજી જરૂરી છે? એનું જ્યારે અહીંયા આગળથી પ્રોડક્શન ઘટે છે, બંધ થાય છે, એની સપ્લાય ઓછી થાય છે તો એના કામ અહીંયા આગળથી અટકે છે કે મોડા થઈ રહ્યા છે? તો આ અહીંયા આગળથી આપણે તમામ અસરોની ખાસ કરીને ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આ એક જ્યારે પ્રોજેક્ટ તમારો બનીને તૈયાર છે ને આ બધું જ્યારે ટાઇલ્સ લગાડવાનું, ફિટિંગ્સ કરવાનું, બારી બારણાના ફિટિંગ્સની આપણે વાત કરી, ફાઇનલ સ્ટેજના પ્રોજેક્ટ જે છે અહીંયા આગળથી ડિલે થતા આપણને લાગી રહ્યા છે અને આ યુદ્ધ જો વધુ લંબાયું તો આ ચિંતા અહીંયા આગળથી પણ આગળ વધતી देखाई શકે છે. अब रोहित जी, अब ये भी समझना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा इशू जो सब नॉन अवेलेबिलिटी होती जा रही है एक के बाद एक मटेरियल्स की जो क्रूड या एलपीजी से साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो कितना बड़ा इशू हो रहा है और इससे क्या सिर्फ प्राइस राइज का इम्पैक्ट आएगा या और भी कोई बड़े संकट के लिए हमें तैयार रहना होगा? ये कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से हम अगर देखना चाहे तो देखिए, पहले तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने जहां वो ज्यादातर ऑयल और पावर सप्लाई करते हैं वहां उन्होंने फोर्स मेजर ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी इन्वोक फोर्स मेजर। अब हमारे जो टाइल मैन्युफैक्चरर है उन्हें जहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ, दे हैव ऑल्सो इन्वोक फोर्स मेजर विथ अस कि वो हमें सप्लाई नहीं कर सकते और जो उन्होंने प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट दिया था दैट इज नो लॉन्गर वैलिड बिकॉज ऑफ द वॉर। तो अभी इसके वजह से नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, अगर टाइल नहीं आती है या फिनिशिंग आइटम्स नहीं आते हैं तो जो हमारे पास जो स्टॉक्स है वो तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो शायद हमारे पास कोई अलग अलग बिल्डर के पास अलग अलग स्टॉक का लेवल होता है। कोई 1 महीने के लिए काम कर पाएगा, कोई 6 हफ्ते के लिए काम कर पाएगा, कोई 2 महीने के लिए काम कर पाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, क्योंकि अगर आपका टाइलिंग नहीं होगा तो आप आगे के जो काम है वो आप नहीं कर पाओगे। और मैं टाइल का सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा, अगर आप मटेरियल्स देखने गए और लेबर नहीं रहा, मटेरियल्स देखने गए, उसका कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन।
तो उसका भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। जी रोहित जी, और जैसे कि आप अभी समझा रहे थे कि एक तो कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है और आपके पास सप्लाई नहीं आ रही है, तो वो जैसे कि हमने टाइल्स का यहाँ से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड किए गए युद्ध की स्थिति के लिए। अब युद्ध ये ऐसी स्थिति है कि इसके लिए तो हम रिजर्व करके चले या पहले से सोच के रखा हो, ऐसा होने की उम्मीद बहुत ही कम है। जिस तरीके से आपने समझाया कि किसी ने 3 महीने का, किसी ने 6 महीने का स्टॉक एक बफर स्टॉक की तरह रखा होगा। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं सप्लाई कंस्ट्रेन है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेबर कम हो रहा है, तो सभी तरफ से दिक्कतें एक साथ यहाँ पे आ रही है। और इससे क्या डेवलपर के मार्जिन भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सीधा ये संकेत तो हमें इसी तरफ के मिल रहे हैं। इसको कैसे मैनेज करना होगा फिर? देखिए, एक तो मैनेजमेंट अगर आप देखें तो कोविड के समय में भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। थोड़ा उसमें फर्क था, लेकिन जो मटेरियल मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमने ये पहले एक बार देख चुके हैं हम इसी इसी गए 5-6 साल में। अब अगर इसको कैसे मैनेज करें, देयर इज नो क्वेश्चन, प्राइसेस विल हैव टू गो अप, इनपुट कॉस्ट्स विल गो अप, प्रोजेक्ट्स में डिले आएंगी। और जो जो आपने पहले जो कहा कि जो बफर स्टॉक है, हम ये बफर स्टॉक नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम जो मटेरियल खरीदते हैं वो रोलिंग में लगता है। सो इट इज मोर ऑफ दैट वो अभी स्टॉक्स हैं अपने पास, हमारे पास, और वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन एक बार वो रुक गया तो उसको रीस्टार्ट करने में दिक्कत होगी। मटेरियल्स को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे। और आज दूसरे जो आपने जो सवाल की कि डेवलपर्स के जो मार्जिन है, देखिए रेरा, अंडर रेरा वी हैव टू गिव अ फिक्स प्राइस। तो जो भी कंपनीज ने जो सेल्स किए हैं, दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी आर बेयरिंग द कॉस्ट। अब कब तक बेयर करेंगे? नए जो प्रोजेक्ट्स हैं या नए फ्लैट्स जो है, उनके सेल्स तो डेफिनेटली हायर प्राइस पे ही करना पड़ेगा। अगर ये युद्ध थोड़ा समय के लिए चला, अगर ये समझो 2-3 दिन में या 10 दिन में खत्म हो गया, तो देन थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल। बट दैट इज द बिग प्रॉब्लम। रोहित जी, तो हमने यहाँ पे जो एक बात की कि प्रोजेक्ट डिले होने की संभावना हमें लगभग दिख ही रही है। अब इस परिस्थिति में जो हमने पूरी समस्या को समझा है कि जो फाइनल टाइलिंग का काम है या फिनिशिंग वर्क है वो सब डिले हो रहा है, मतलब कि जो प्रोजेक्ट 80-90% कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल स्टेज में है, उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो पोजीशन देने में देरी होगी। तो इस तरीके से तो हम जो देखते हैं जो फाइनल पेमेंट मिलना है ग्राहकों की तरफ से वो भी डिले होगा और ये साइकिल लंबी चल सकती है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? कि हमने ये एग्जैक्ट परिस्थिति कोविड के टाइम भी देखा था। द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन और उन्होंने फोर्स मेजर इन्वोक करके सब प्रोजेक्ट्स को 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया था खत्म करने के लिए। सो अगर ये युद्ध थोड़ा समय के लिए चलेगा तो ऐसे ही सॉल्यूशंस लगेंगे इंडस्ट्री के लिए। ग्राहकों को तो प्रेशर होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने 60-70-80% उनका जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस पर उनको प्री ईएमआई भरना पड़ेगा। और अगर वो कहीं भाड़े पे रह रहे हैं तो वो रेंट उन्हें देना पड़ेगा। तो ये प्रेशर तो इंडस्ट्री पे, कस्टमर्स पे, डेवलपर्स पे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे, मैन्युफैक्चरर्स पे, सब पे ये इसका प्रेशर, इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा अगर ये युद्ध थोड़े समय के लिए चलने लगा। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે કે પ્રોજેક્ટ ડિલે થાય છે તો જે ઘર ખરીદાર છે એમને એમનું ઘર મોડું મળી રહ્યું છે તો એમને માટે પણ ઈએમઆઈ ચાલુ થઈ ગયા છે, ભાડાનો ખર્ચો છે એ, અને ડેવલપર માટે પણ અહીંયા આગળથી આપણે જે વાત કરી કે એક લિક્વિડિટીને મેનેજ કરવામાં એક પ્રશ્ન અહીંયા આગળથી આવી શકે છે અને યુદ્ધ ઝડપથી હવે અહીંયા આગળથી શાંતિ સ્થપાય એ બહુ જરૂરી બનતું આપણને લાગી રહ્યું છે। रोहित जी, ये हम यहाँ पे अगर जो बात कर रहे हैं कि इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही है, फाइनल स्टेज में हो रही है, फिनिशिंग में हो रही है, अब मार्जिन की भी हमने थोड़ी बात की, वो अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें तो वैसे ही अफोर्डेबल सेगमेंट में जो वायबिलिटी होती है प्रोजेक्ट की वो लग्जरी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बहुत कम रहती है।
तो उसके लिए ज़्यादा समस्या खड़ी होगी ये जो सब सप्लाई डिस्पर्शन है उसमें? देखिए जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वो वॉल्यूम्स का सेगमेंट है। वहां मार्जिन कम होते हैं और वो थ्रूपुट पे चलता है कि आप जितना ज्यादा आप टर्नओवर करोगे, जितने ज्यादा आप फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करोगे, उस पे वो चलता है। अब अगर वो साइकिल रुक गया या वहां के जो मार्जिन्स कम है और वो मार्जिन्स इन्फ्लेशन की वजह से खत्म हो गए या कंज्यूम हो गए, तो उन कंपनियों में तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होगा। दैट इज फॉर श्योर। એ તો અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ માટે અહીંયા આગળથી ઘણી મોટી સમસ્યાઓ ઊભી થતી લાગી રહી છે અને જે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ત્યાં માર્જિન ઓછા હોય છે અને આવી જ્યારે સમસ્યાઓ આવી જાય છે તો એક મોટી પડકાર જે છે એ ડેવલપર્સ સામે પણ ઊભો રહ્યો છે અને જેમને અફોર્ડેબલ ઘર જોઈએ છે એ ગ્રાહકોને માટે પણ સપ્લાય ઘટી શકે છે અને દેશની સૌથી મોટી જરૂર જે છે એ અફોર્ડેબલ હોમ છે. તો આને લઈને આપણી સામે ઘણા મોટા અહીંયા આગળથી જે રિસ્ક છે એ ઊભા થઈ રહ્યા છે. तो रोहित जी, अब आगे आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे संभवित समस्याओं पे हम फोकस करने की ट्राई कर रहे हैं, पर और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद मैंने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है, पर आप किस तरीके से इस युद्ध की इम्पैक्ट देख रहे हैं रियल एस्टेट पे? देखिए, एक तो ये जो डबल इम्पैक्ट है, एक तो जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन का, तो हर मटेरियल्स जो है वहां हमारे ज्यादातर जो सप्लायर्स हैं, जहां ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट है, जहां इंपोर्ट का इम्पैक्ट है, जहां फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल होता है या जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, इन सब सप्लायर से वी आर रिसीविंग प्राइस इंक्रीसेस। एक तो ये है, दूसरी बात है कि सप्लाई इराटिक हो गया है। अब उसके ऊपर आप लेबर का प्रॉब्लम है और सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो ये सब ओनली गुड कैपिटलाइज्ड डेवलपर्स जो हैं, जिनके पास कैपिटल है, जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, दे विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस। जैसे हमने कोविड के समय में भी देखा, जिनके मार्जिन बहुत ही कम है, जिनके सेल्स कम हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का उन्होंने कमिटमेंट दिया है, वहां तो मुश्किलें ज्यादा होंगी। मेरे हिसाब से दिस विल बी अ बिगर प्रॉब्लम। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે જે ઘણા બધા આ જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એની અહીંયા આગળથી ખાસ વાત કરી રહ્યા છે કે રિયલ એસ્ટેટમાં જે ક્રૂડની સમસ્યા થઈ છે, એલપીજીની સમસ્યા થઈ છે, કન્સ્ટ્રક્શન ડિલે થઈ રહ્યા છે, ઇન્ફ્લેશન વધી રહ્યું છે, આ તમામની અસર અહીંયા આગળથી આવતી આપણને દેખાઈ રહી છે અને એના પરિણામોની જો વાત કરીએ તો આપણે કોસ્ટ વધી શકે છે, કમસે કમ નવા જે પ્રોજેક્ટ આવવાના છે એની તો વધશે જ એવી સંભાવના અહીંયા આગળથી આપણને લાગી રહી છે. રોહિત जी, आप ये हमने सारे जो प्रैक्टिकल जो इम्पैक्ट है उसकी बात की, पर सेंटिमेंट भी बिगड़ सकते हैं. एक तो ये युद्ध की वजह से तो बिगड़े ही हैं, पर रियल एस्टेट की हम बात करें तो जो ग्राहकों का टाइमली डिलीवरी से बहुत सेंटिमेंट उनके अच्छे रहते हैं और ये यहाँ पे डिले होता दिख रहा है. तो क्या इससे ऐसा कोई स्थिति बनेगी कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने से थोड़ा पीछे हटेंगे और रेडी प्रॉपर्टी हो ही लेना चाहेंगे? ऐसा कुछ आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ग्राहकों पे कैसा रहेगा? देखिए, ग्राहक अलग अलग किस्म के होते हैं, जो जिन्हें डिलीवरी का जो अगर डर है, और कोई लोग सही जेन्युइनली दे फील कि अगर हमारा घर डिले हो गया, डिले होने के चांसेस हैं, संभावना है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदते, वो रेडी पोजेशन खरीदते हैं। मेरे हिसाब से इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदते हैं, उनका साइकोलॉजी और उनका पेमेंट का प्लान अलग तरीके का होता है। तो अगर आप देखने गए कि अगर कोई कोई अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदता है, तो उनका जो ईएमआई पहले साल में होता है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट बिल्डर को कम किया है, तो उनका इंटरेस्ट पहले साल में कम होता है, सेकेंड ईयर में बढ़ता है, थर्ड ईयर में बढ़ता है। तो जब तक उन्हें पोजेशन मिलता है, तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है, तो उनका अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाता है। सो देर इज एन इकोनॉमिक डायरेक्शन टू परचेस अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल। तो ये लोग सोच समझ के लेते हैं, लेकिन एक इसका इंपैक्ट जरूर होगा कि जो जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आज भी डिलीवरी का उनके पे कॉन्फिडेंस है, उन्हें इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा।
जहां ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है वहां कस्टमर्स रेडी पोजेशन लेने की ज्यादा सोचेंगे। ઓકે, તો આપણે અહીં આગળથી વાત કરી કે સેન્ટિમેન્ટ ઉપર કેવી અસર થઈ શકે છે, પણ મોટી ઇમ્પેક્ટની જો આપણે વાત કરીએ કે તો અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી લેવાના પોતાના ફાયદા હોય છે, તો જે ગ્રાહક સમજી વિચારીને અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી લેતા હોય છે એ પ્રોપર્ટી જ ખરીદવાનું પસંદ કરશે, અને રેડી પોઝિશન લેવાવાળા ગ્રાહક છે એમની એક અલગ વિચારસરણી હોય છે. તો બંનેમાં જે ડિમાન્ડ છે એના ઉપર અત્યારે તો મોટી અસર આપણે નથી જોઈ રહ્યા, પણ આ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિઓ જેટલી જલ્દી અહીંયા આગળથી સમાપ્ત થાય એ ખાસ જરૂરી બની રહ્યું છે. તો આ આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને જે ચર્ચા કરી છે કે રિયલ એસ્ટેટ ઉપર યુદ્ધની કઈ રીતની કેવી અસર આવી શકે છે એ આપણે અહીં આગળથી ખાસ चर्चा करी है. रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ત્યારે જ પ્રોપર્ટી ગુરુની આ રજૂઆતમાં હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ આપને ફરી એક વખત ખાસ જણાવી દઈએ કે પ્રોપર્ટીને લગતા, રિયલ એસ્ટેટને લગતા આપના કોઈ સવાલ હોય તો અમને ચોક્કસ લખી મોકલાવો. આપનું શહેરનું નામ, આપનું બજેટ જે છે આ અંગેની તમામ વિગતો જો અમને આપશો તો આપના પ્રશ્નોનું સમાધાન લાવવામાં અમને સરળતા રહેશે. તો આ સાથે જ હાલ મને પણ આપશો રજા, પણ વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.